सो लास्ट ईयर की बात करें 2023 में आपने क्यूरियो कैपिटल के साथ कोलैबोरेट किया था वेयर यू बोथ डेडिकेटेड कि 200 करोड़ यू विल रेज एंड बाय 2024 आपका AUM हो जाएगा 700 करोड़। व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज जो आपके शुरुआत में आई इन द सेंस व्हेन यू कोलैबोरेटेड टुगेदर? किन स्ट्रैटेजीज की वजह से आपको लगा ये कोलैबोरेशन ज़रूरी है? दूसरा, अभी तक क्योंकि 2024 में हम आ चुके हैं, अभी तक आपका कितना सक्सेस रेट हुआ है विद द काइंड ऑफ अनाउंसमेंट आपने जो किया है? देखिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। मैं उसको टोटल कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं कहना चाहूँगा, जो हमने टाइप किया था। हमारा विज़न ये था कि भई धीरे-धीरे भारत एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। भारत की जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है और हमने वर्ल्ड वाइड लोगों से मिलके एक चीज़ महसूस की कि भई कहीं न कहीं एग्रीकल्चर का फ़ोकस भारत में कमज़ोर हो रहा है। तो हमारा इस टाइप से कंसर्न ये था कि हम लोग एक 200 करोड़ से शुरुआत करें और मैक्सिमम लैंड एक्विजिशन की तरफ जाएँ और बड़े-बड़े लैंड पार्सल्स क्रिएट करके एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपने आप को मूव करें, इन्वेस्टर को मूव करें और एक बड़ा लैंड पार्सल्स की तरफ जाएँ। आपको ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली के आस-पास जो एरिया हमने नवगाँव चुना है, जो बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे जो ये अभी नया बना है, इससे इस नवगाँव की एक बड़ी ख़ासियत थी कि यहाँ पे पानी बहुत है, अवेलेबिलिटी, ज़मीन बहुत अच्छी है और यहाँ पे खेती बहुत होती है, बहुत खेती होती है और दुनिया में वेजिटेबल्स की कहिए, ऑर्गेनिक फूड की कहिए, बहुत डिमांड। तो विज़न रामरतन ग्रुप का इस टाइप से ये था कि भई हम इन्वेस्टर लाएँ, इन्वेस्टर के पैसे के साथ, इन्वेस्टर के साथ हम लोग लैंड एक्विजिशन करें और उस लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और मेरी ऑर्गेनिक इनकम फार्मिंग के साथ उसकी इनकम जनरेट करें और उस इनकम से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उससे वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को ले जाएँ। इससे क्या होगा, एक तो लोकल आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दूसरा क्या है, खेती करने से भारत सरकार आपको हर वक़्त प्रश्न कर रही है कि भई खेती बढ़ाइए, खेती बढ़ाइए। इनकम के मामले में तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ थर्ड टाइम, कोई मुकाबला नहीं है आज और पूरे दुनिया को भारत एग्रीकल्चर में फीड करने की ताकत रखता है। तो हमारा विज़न ये था कि इस फंड से हम 200 करोड़ से शुरू करें और 700-800 करोड़ की तरफ लेके जाएँ और बड़ा से बड़ा लैंड पार्सल बनाएँ। हम उसमें कामयाब हो रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर खुश हैं और हमने इस टाइप के बाद ये महसूस किया, क्योंकि कहीं न कहीं इन्वेस्टर को ये जानकारी नहीं थी कि लैंड कहाँ खरीदें, किस तरह उस लैंड का कोऑर्डिनेशन करें। वो ABCD सेक्टर्स में पैसा लगा रहा था। बट हमने जब उनको ये प्रपोज़ल दिया, ये आइडिया दिए, थॉट दिया, दे आल्सो फील हैप्पी एंड वी आल्सो फील हैप्पी। थर्ड, जो मेन चीज़ हमें अच्छी लगी, जब उसने उस ओनरशिप को और प्रॉफिटेबिलिटी को एन्जॉय किया, यू हैव टू ट्रस्ट मी, दे कम अप विद द आइडियाज़ कि सर वी हैव मोर ऑप्शंस, प्लीज़ डू टेल अस व्हाट नेक्स्ट। तो हमने इस लैंड एक्विजिशन को, लैंड पार्सल को बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, भारत की जो नीड एग्रीकल्चर, उसमें अपने आप को सपोर्ट करते हुए ये ख्याल आया, तो हमने ये टाइप किया और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो आजकल काफ़ी ब्रांडेड डेवलपर्स जो हैं वो लैंड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में जा रहे हैं एंड उनका मेजर विजन यही है कि आप लोग की खुद की ज़मीन होनी चाहिए, उसमें काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। आपने एक अलग विजन के हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड को चेस किया जिसमें अगर आप चाहते तो आप लैंड प्लॉटेड में ही फिक्स हो सकते थे। तो क्यों आपको लगा कि एग्रीकल्चर में भी करना चाहिए? क्योंकि अगर आप कमाई की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, वो लैंड प्लॉट डेवलपमेंट्स में आपको फट से मिल भी जाता है। जैसे आजकल सारे ब्रांड डेवलपर्स उसमें ह्यूज पार्सल्स लेके दे रहे हैं कि खुद की ज़मीन है, खुद का घर है, खुद का बंगला है, उस तरह के मार्केटिंग हो रही है। बट व्हाई एग्रीकल्चर लैंड आपने अपने को इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन में फोकस किया? मैं इसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, रामरतन ग्रुप डेवलपिंग फार्म कम्युनिटीज़ हमारा एक पहचान है, हम लोग करते हैं और एक बेटर लाइफ हर एक बायर को देते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, पब्लिक जानती है। जब एग्रीकल्चर की आपने बात की, देखिए कोई भी डेवलपर मोस्टली एग्रीकल्चर प्लॉट नहीं दे रहा। वो आपको नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट दे रहा है। किसी भी कम्युनिटी के अंदर आप जाते हैं तो नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट होता है। उसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है बड़ी लिमिटेड होती है। ये आप इन्वेस्टर को मानना पड़ेगा। इन्वेस्टर ने जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट उसको ईयरली 30%, 40% या किसी भी तरीके से हम उम्मीद करते मिलनी चाहिए, वो रेशो कम हो गई। एग्रीकल्चर का एक तो सबसे बड़ा बात है कि एग्रीकल्चर का मल्टीपल यूजेस हैं। आप उसमें एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, उसमें फर्दर टाउनशिप भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, वेयर हाउस भी, एनीथिंग यू कैन डू। तो जहाँ मल्टीपल बायर फॉर द प्रोडक्ट होता है वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। थर्ड, आपने इस बात को कई बार अपने इंटरव्यू में रखा सामने, तो मैं
फिर कहना चाहूंगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, लोग जमीन लेने से डरते थे, लोगों को जमीन खरीदने की जानकारी नहीं थी, लोगों को एग्रीकल्चर लैंड परचेस करने का मन था पर उनके पास एक्सेस नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी, उनको ग्राउंड नॉलेज नहीं थी, उनको लीगल नॉलेज नहीं थी। रामरतन ने जब वो प्रोडक्ट को बाजार में सिविलाइज सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया और उसके बारे में बताया कि भाई आप सुनिए, हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा अगर आप इनकम को देखेंगे या रईस को देखेंगे जिसने इनकम जनरेट की है वो लैंड से की है, एग्रीकल्चर लैंड को इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो नई जनरेशन को रियलाइज हुआ। उसके बाद हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर को फोकस करते रहे और लोगों को विश्वास दिलाते रहे, इन्वेस्टर को विश्वास दिलाते रहे कि भाई while involving in agriculture you are getting best income and you are safe। सबसे बड़ा सवाल था उसका सेफ्टी, और हमने उस सेफ्टी दी। जब हमने उसको सेफ्टी दी तो ऑब्वियसली एवरीबडी नो एग्रीकल्चर इनकम व्हेन इट कम टू लैंड ट्रेड आल्सो या पुटिंग इन द प्लॉट आल्सो, उसमें एग्रीकल्चर लैंड में, प्लॉट और लैंड में बहुत बड़ा फर्क है। तो जैसे आपने नवगांव के बारे में बताया कि वहाँ की लैंड फर्टाइल बहुत ज़्यादा है क्योंकि पानी की कमी नहीं है, तो आप इस तरह के लैंड या इस तरह के प्लॉट्स वही डिसाइड करते हैं जो कनेक्टिविटी से पास हो, जैसे जितने भी एक्सप्रेसवेज हम देख रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली बॉम्बे का मेंशन किया, सोहाना का है, क्या यूएसपी है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए तभी वहीं के प्लॉट्स लेने चाहिए, या आप पहले डिसाइड करते हो कि प्लॉट्स का लोकेशन मैटर नहीं करता, पर अगर वहाँ की ज़मीन अच्छी है, इनरिच्ड है, तो वहाँ फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा? देखिए, मैं आपकी बात को दोनों को एग्री करता हूँ। पहले तो अगर कनेक्टिविटी नहीं है, जमीन अच्छी है तो प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, बट उसमें रेशो बहुत कम रहती है। जहाँ कनेक्टिविटी होती है उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को या एक्सेस को मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो। आज बॉम्बे एक्सप्रेस है कि मैं बात करता हूँ, न्यू बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे जो बना है, इसकी एक्सेस देखिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बॉम्बे, अब 5 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। आपने 5 स्टेट के अंदर से लोगों को एक्सेस दे दी, आपने एंट्री दी, आपने उन लोगों को प्रोडक्ट दिया, प्लान दिया, तो जहां बेटर कनेक्टिविटी होती है वहीं पे लैंड लेनी चाहिए। उसी में फ्यूचर है, उसी का मल्टीपल यूजर, उसी के अंदर आपको एक बेटर एग्जिट, आप डेवलपर भी आपको दे सकता है, हम और आप पर्सनल लेवल पे भी एग्जिट ले सकते हो। तो कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। एंड कनेक्टिविटी के अलावा वुड यू अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी मैटर करता है? कहने का ये मतलब है, जो मैं अभी देख रही हूँ एक नया ट्रेंड, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जहाँ भी एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, हम जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जैसे हम देहरादून में भी देख रहे हैं, एयरपोर्ट को कन्वर्ट करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किया जा रहा है, काफ़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उसमें प्लान है, तो उसके आसपास के जितने भी लैंड है उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। लोग उसी से पहले, जब बिफोर गवर्नमेंट डिसाइड्स, पर आसपास के एयरपोर्ट के आसपास सब लोग लैंड ले लेते हैं। तो वुड यू से कि हर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ये ट्रेंड होने वाला है और वहाँ आपका भी प्रेजेंस हम देखेंगे, वहाँ के लैंड्स आप लोग के अंदर होंगे? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ और ये बिल्कुल सही है, और हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए, जिस तरह से कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का कोई जवाब नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ होती है वो बहुत अनलिमिटेड होती है। बहुत फर्क पड़ता है जहाँ पे एयरपोर्ट आता है या रेलवे कनेक्टिविटी आती है या बेटर हाईवेज आते हैं, तो नो डाउट, चाहे आपका प्लॉट हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे आपकी टाउनशिप हो, चाहे फार्म कम्युनिटीज हो, हर चीज का रेट बढ़ता है व्हेन इज कम टू प्रॉफिटेबिलिटी। बट एयरपोर्ट या और अदर कनेक्टिविटी का फायदा क्या होता है कि जब आदमी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, हर आदमी आज ही रेट में देखिए अच्छी गाड़ी रहता है, अच्छी मूवमेंट रखता है, एक फैमिली सिक्योर होती है, तो उसको ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो अपने डे टू डे एक्टिविटी के साथ इस एक्टिविटी को भी यूज कर सके। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी बहुत मेजर करती है। एयरपोर्ट से ये होता है कि भाई देखिए रोजगार बनता है, काफी चीजें आती हैं, काफी चीजें होती हैं। आज अगर आप बिलीव करिए कि बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे आप बॉम्बे में हैं, सीधा दिल्ली एयरपोर्ट जाइए, या सरकार ने हर जो मेजर ऑन द हाईवे फैसिलिटीज दी हैं, वहाँ पे आपको एयर टैक्सी की फैसिलिटीज मिल रही है, तो हर आदमी के पास आज बहुत ऑप्शंस हैं। अब वो वाली पहले वाली बात नहीं कि स्पेशली आपको जाना है, सारा काम छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, इस कनेक्टिविटी ने सारी चीजों को बदल दिया, सब चीज के अंदर बदलाव है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, दिस इज ऑल्सो यू कैन से कि ये भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि कैसे आपने इजी एक्सेस किया। बिल्कुल। तो अभी के समय आप कैसे देख रहे हैं कि लैंड इन्वेस्टमेंट का अभी कैसा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है? Where do you think investors and even buyers are heading? आपको भी क्या ट्रेंड लग रहा है कि 2024 में जो डिमांड या जो सप्लाई हो रही है वो 2025 में कुछ डिफरेंट होने वाला है, या
ये ट्रेंड हम और बढ़ते हुए देखेंगे व्हेन इट कम्स टू लैंड इन्वेस्टमेंट? नहीं, अगले 5-10 साल में बहुत बदलाव आएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, बेटर कनेक्टिविटी के कारण। अब मैं ये कहूँगा कि हालांकि नवगांव 2 टायर सिटीज रहा नहीं, क्योंकि गुड़गांव से 45 मिनट का रास्ता है, डेफिनेटली बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाली है। लोगों को समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी। देखिए, एक इन्वेस्टर या एक बायर क्या चाहता है? इन्वेस्टर चाहता है सेफ्टी, इन्वेस्टर चाहता है प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टर चाहता है एग्जिट। एक बायर चाहता है जहाँ फार्म कम्युनिटी के अंदर की, जहाँ उसको प्राइवेसी मिले, जहाँ उसको अपनापन मिले, एक कम्युनिटी मिले। आपको एक बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको कहीं ना कहीं ब्रांड से जुड़ना पड़ेगा। आप जब किसी ब्रांड से जुड़ते हैं तो एक तो आपको बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी मिलती है। दूसरा, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ने, कनेक्टिविटी ने डिमांड क्रिएट की है, अगले 5-10 साल में मुझे लगता है कि कोई भी आज इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं अपनी तरफ से, मेरा पर्सनल व्यू है कि पैसे की जो भी कीमत आप लगा रहे हैं 3 से 4 गुना हर हाल से बढ़ना है। बट आपको एक चीज मानना पड़ेगा, आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपने पैसा कहाँ लगाया है, किस लोकेशन में लगाया है, किसके साथ लगाया है, और उसकी एग्जिट क्या है। आप लेफ्ट राइट लेके कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो मैंने कहा है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी रिमोट से रिमोट एरिया जाके ग्रोथ होती है, ग्रोथ 10 साल 8 साल की ग्रोथ होती है। मैं ग्रोथ की बात करूं 3 साल 2 साल 5 साल, और 5 साल के अंदर आप बिलीव करिए कि गुड़गांव जैसे कई शहर बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे बसने वाले हैं। तो आजकल की जनरेशन जो ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में बिलीव करी है टू गेट हायर रिटर्न्स, उन लोग के लिए कैसे बोलना चाहेंगे, उनको कन्विंस कैसे करना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट से बेहतर है ये लैंड इन्वेस्टमेंट? देखिए, मैं आपके फ्रेंड से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको आंसर करूँगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी से मेरी इन्वेस्टमेंट बेटर हो सकती है, बट मैं ये कहूँगा कि वहाँ जीरो होने के चांसेस या जीरो होने के चांसेस नहीं। अच्छा, मतलब वहाँ रिस्क ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स में वो क्लेम करते हैं कि वहाँ रिस्क ज़्यादा है, वहाँ जीरो भी हो सकता है आपका पैसा, बट लैंड इन्वेस्टमेंट में आप जीरो नहीं हो सकता। आप जरूर है कि ये जरूर हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको डिले मिले, बट जब डिले मिलेगी तो भी डबल मिलेगी। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपका प्रिंसिपल सेफ है, वहां पे आपका रिस्क ज्यादा है, वहाँ प्रिंसिपल सेफ नहीं। अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस में मार्केट डाउन जाती है, एटलीस्ट यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, यू कैन हैव द प्रॉपर्टी, यू हैव दैट ओनरशिप विद यू एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट। वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी से मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं लैंड इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ आपके यहाँ, मुझे 2-3 चीज़ें क्लियरली बताइए जिससे हमारी ऑडियंस भी समझे। इज देयर एनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट देयर इज अ क्राइटेरिया? पहली चीज़ वो। दूसरा, कोई लॉक इन पीरियड होता है? जो आपने एग्जिट की बात की, एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे 2-3 साल में अपना रिटर्न लेके एग्जिट करना है, तो क्या उसमें लॉक इन है कि नहीं, आपको 3 साल के बाद नहीं कर सकते या 3 साल के बाद कर सकते हैं? तो इसको थोड़ा मुझे विस्तार में बताइए जिससे हमारी ऑडियंस भी समझे कि जब रामरतन ग्रुप के साथ आप लैंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप एग्जिट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, what is the minimum value of investment and what is the minimum year of exit and is there a lock-in period? देखिए, रामरतन ग्रुप के साथ, रामरतन ग्रुप ने एक ऑप्शन दिया कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट्स का। तो वहां पे आप किसी भी अमाउंट के साथ बैठेंगे तो एटलीस्ट आपको एक एंट्री पॉइंट मिलता है। आई आंसर यू, आई डोंट वांट टू नेम द नंबर्स। सेकंड, लॉकिंग पीरियड, यस, फॉर द बेटर रिटर्न्स, at least 2 to 3 years is a good return times where you at least get 60 to 70% return value of your investments. Okay. So, and that's the reason Ramarthan Group is here. लॉगिन पीरियड इसलिए रामरतन ग्रुप बात करता है कि सेफ्टी और मार्केट को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह की डिमांड आ रही है उसको ध्यान रखते हुए एक साइकिल होते हैं। हिंदुस्तान में लैंड ट्रेड की एक साइकिल है, कुछ जगह 2 साल है, कुछ जगह 4 साल है, कुछ जगह 7 साल है। जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से 2 टायर 3 टायर सिटीज में या मेजर सिटीज के अंदर लोड बढ़ रहा है, उस तरह से अगर आप लैंड को ध्यान में रखेंगे या उस लैंड इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखेंगे तो आज की टाइम के अनुसार 2024 के अनुसार आने वाले 2 साल या 3 साल या 5 साल में आपका पैसा मल्टीपल लेवल पे ग्रोथ होता है। तो ये जो कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ये फ्रैक्शनल ओनरशिप है जो आजकल काफी लोग कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल ऑफिस? 100%। ओके, 100%। देखिए, टुडे इन्वेस्टर्स, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि मिडिल क्लास या कोई अपर क्लास की बात मेरी नजर में नहीं है। एवरीबडी हैव देयर ओन काइंड ऑफ मनी विद देम। तो जब आप पैसा डालते हैं, बहुत सी बार आदमी के पास पैसा होता है पर वो एक नई चीज में, जैसे आपने नई जनरेशन की बात करी, हमारे पास जो कई तरह से लोग अब नए आ रहे हैं, चाहे 25 साल है, 30 साल, 40 साल, 45 साल, चाहे वो मेल आ रहे हैं, फीमेल आ रहे हैं, इंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, वो सबसे पहले उनका पैसा होता है।
वो एक ट्राई करना चाहते हैं, तो उस ट्राई को हम कंफर्ट के नाते हम लोगों ने उनको एक नंबर देना होता है कि भाई ठीक है, आप टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, बिकॉज उन्होंने कभी किया नहीं होता है। दूसरा, वो सबसे ज्यादा उनका एक सवाल आता है, वी डोंट नो वे टू बाय, whom टू बाय। हमने उसको कंफर्ट देने के लिए, उस जनरेशन को जो सबसे बड़ी सवाल मैं फिर कहूंगा, कंफर्ट देने के लिए, एंट्री पॉइंट देने के लिए हमने डेफिनेटली इस कस्टमाइज वर्ड को यूज किया है कि भाई आप किसी भी अमाउंट से, मे बी 50 lakhs, मे बी 1 crore, मे बी अबव, आप शुरुआत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर एंजॉयिंग इट। लोगों ने पिछले कई सालों में ऐसे कई इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है, कई ऐसे मौके आए हैं कि जहां पर उनका प्रिंसिपल बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए, प्रिंसिपल के खत्म होने से और नेगेटिविटी आने से आदमी का मोरल टूट, दोनों चीजों का हम जैसे डेवलपर को ध्यान रखना, और वो ध्यान जब ही रखा जा सकता है जब हमारा ग्राउंड मजबूत होगा और हमारी ओनरशिप पक्की होगी। इसलिए हम लोगों ने नए इन्वेस्टर्स को, मेरा सबसे यंग इन्वेस्टर 24 ईयर्स का है। आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, हम लोग और हमसे आने वाले बच्चे बहुत फास्ट हैं, पर जितने वो फास्ट हैं उनको उतना ही हम जैसे लोगों को या बिग डेवलपर्स को सामने आके गाइडलाइन देनी पड़ती है। दे हैव मनी, दे आर डूइंग हार्ड वर्किंग लाइक एनीथिंग, बट उनको आज भी समझ नहीं है करना क्या है। उनको जो दिखता है सामने या जो मार्केट किया जाता है वो उसमें पैसा डाल देते हैं, जो उसमें पैसा डाल देते हैं कुछ नेगेटिव होता है तो उनके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, फिर पैसे को शिफ्ट करके एफडी में डाल देते हैं। मैं कहता हूँ कि यही चीज, यही विश्वास, यही हिम्मत हमें उनको देनी पड़ेगी कि भाई आप रियल एस्टेट में आइए। रियल एस्टेट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री में रियल एस्टेट एक ऐसा वर्ड है, इंडस्ट्री है जिसमें रियल लगता है। रामरत्न ग्रुप की एक और कोशिश है, मैंने कई बार पब्लिकली इस बात को दोहराया है कि हम रियल एस्टेट को रियल इंडस्ट्री की तरफ मूव करना चाहते हैं कि जहाँ रेगुलर चीजें हो। देखिए, एक बात दुनिया में सबको सब फील्ड में मानते माननी पड़ेगी, रेगुलरिटी के लिए, रेगुलर बिजनेस के लिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट वैल्यू के लिए, रेगुलर सेफ्टी के लिए आपको ग्राउंड बहुत मजबूत देना पड़ेगा, सच्चाई देनी पड़ेगी, और आज की सबसे 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 बेसिक नीड ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल। Ramaratan Group focusing on new generation investments with transparency, taking complete responsibilities, providing you all kind of options when it's come to investment, when it's come to your luxury choice, when it's come to your benefits, when it's come to your futuristic thought. And मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन जनरेशन वाइज जेवी का समय है। अब आदमी ये भी समझने लगा है, नई जनरेशन ने इसको बहुत ज्यादा किया है कि जिसका जो काम है उसको साधे। एक वर्ड पहले यूज किया जाता था, तो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहते हैं रियल एस्टेट में हम लोग एक ग्रुप के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनको ना एक सेफ्टी रहती है, पता होता है आरएम कौन है, जानकार कौन है, प्लान कौन है, एमडी कौन है। और मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऑनर्स को सामने आके विश्वास देना पड़ेगा, योर मनी सेफ, यू आर सेफ, यू आर हैप्पी, देन ओनली द कंपनी ग्रोथ इज हैप्पी एंड द कंपनी रेपुटेशन इज हैप्पी। So, इस मामले में रामरत्न ग्रुप अपने आप को बहुत पब्लिकली, अपने मैनेजमेंट को, अपने सिस्टम को हमने बहुत स्ट्रांगली वर्ड्स पुट अप किए कि भाई कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी के थ्रू बैठता हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसको विश्वास दीजिए और उससे मिलिए। उसको विश्वास दीजिए कि आप मैनेजमेंट से 1 to 1 है, कोई लेफ्ट राइट नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये हमने बात की ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी की। हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छी तरह से ये हमें समझा सकते हैं, व्हेन इट कम्स टू टैक्स बेनिफिट्स, क्या टैक्स बेनिफिट्स होते हैं फॉर दिस कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट या लैंड इन्वेस्टमेंट और ये एग्रीकल्चरल लैंड्स में? देखिए, एग्रीकल्चर में एक तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, और इनफैक्ट आज तो सरकार पहले से भी, और आज सरकार बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या लैंड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या ऑनरशिप्स की तरफ जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है। इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, एक रेपुटेशन आपको मिलती है। तीसरा क्या है कि हाँ, ये है कि रेजिडेंशियल कमर्शियल के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाता, एग्रीकल्चर में कंप्लीटली आपको मिलता है। ओके, इनकम फ्री इनकम, टैक्स फ्री इनकम। टैक्स फ्री इनकम। What are the steps you are taking to educate and engage retail investors जो completely new हैं to the concept of land investment and fractional ownership? हम लोगों ने क्या है कि जैसे HNI, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल लॉ फर्म्स, फीमेल्स, जो एक नया ऑडियंस हमारे पास जैसे इन्वेस्टर्स बाहर आया, एंड दे विद एज ऑफ 25 to 50+, हमने वो इस सेक्टर्स को कभी भी जानकार नहीं था, सुना था, बट फिर हमने उनको कहीं ना कहीं अवेयर कराया, हमने उनको प्रेजेंटेशंस दी, हमारी टीम ने उनको वेल्थ मैनेजर के थ्रू उनसे मुलाकात की, 10-15 लोगों को हमने
गेट टुगेदर किया, मीट एंड ग्रीट किया और हम लोगों को अवेयर कराया. बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस, विद दैट अवेयरनेस वो लोग हमसे जुड़े और उनको हमने फैक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया, लैंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया. आप बिलीव करिए कि मोस्टली लोग आर कीन, बट जब हमने उनसे पूछा कि आप तक आपने किया क्यों नहीं, कि हम तो रिव्यू लेते हैं भी मार्केट क्या कह रही, तो सबसे बड़ा सवाल था कि फिर जो मैंने पहले आपसे कहा कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और इसमें लोगों को जानकर नहीं थी करना क्या है. सुना सबने था. इंदौर के एक जनाब थे, दुबई मिले मेरे से, उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा बिजनेस में लॉस हुआ और तो हमने क्या किया कि दादाजी ने हमसे कहा था कि लैंड है आपका, हमने उसको सेल आउट करके अपने आपको बेल आउट कर लिया. तो आई टेल माय फादर कि जैसे दादाजी ने लैंड से हमको बेल आउट कराया, हमें एक लैंड लेना चाहिए. बिकॉज ऑफ लैंड हम किसी भी सेव करके अगर लैंड रख लेते हैं तो बिजनेस में कहीं भी हमें प्रॉब्लम आती है. तो एटलीस्ट रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट, रियल एसेट्स है जो आपको किसी भी पॉइंट में बेल आउट करा सकते. आई एम अगेन टेलिंग, रियल एस्टेट इज द ओनली रियल एसेट्स आफ्टर गोल्ड जो आपको किसी भी मोमेंट पे किसी भी प्रॉब्लम से बेल आउट करा सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. ये जब लोगों को हमने अपने इन्वेस्टर्स को, ऑडियंस को, लोगों को जानकारी दी तो वो एग्रेसिव हुए और उन्होंने एक्टिवली इन्वेस्टमेंट किया हमारे साथ.